Good morning, all of you. Welcome to the part 1 of direct tax. स्टार्ट करने के पहले कुछ बात। एक्चुअली मैंने ये वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है। दो टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वीडियोस अगर आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा है। द रीज़न बिहाइंड कि मेरा एग्ज़ाम होने वाला था इन द मंथ ऑफ जून। इनिशियली इट वाज गोइंग टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मे, बट कुछ आप लोग को पता है कैसा सिचुएशन चल रहा है जिसकी वजह से एग्जाम पोस्टपोन होकर जून में कर दिया गया। ऑब्वियसली ग्रुप फाइनल का, सीए फाइनल का, उसके बाद फर्दर पोस्टपोन होकर जुलाई में कर दिया गया। दैट्स व्हाई आई वाज इन अ डायलेमा कि ये एग्जाम होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे अपनी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी थी। बट फाइनली इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन है, इंस्टीट्यूट हैज कम अप विद द नोटिफिकेशंस एंड शिफ्टेड द एग्जाम ऑफ जुलाई टू नवंबर। तो अब मेरे को एग्जाम नवंबर में देना है, तो आई हैव मच मोर टाइम टू प्रिपेयर। इसलिए मैं अब से क्या करूंगा, यूट्यूब पे सारा क्लासेस जो मैंने बोला आप लोगों को, जो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, वो सारा क्लासेस अब मैं अपलोड करना चालू कर दूंगा, रिकॉर्ड करूंगा और अपलोड करना चालू कर दूंगा। और जो फ्रीक्वेंसी होगा उसका बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा क्लासेस की। जो टाइम गैप होगा दो क्लासेस के बीच के वो बहुत कम होगा। ओके मैंने अभी तक जीएसटी का पार्ट 1 डाला है, कैपिटल बजटिंग का 2 पार्ट, हायर परचेस का 3 पार्ट आई थिंक, उसके बाद इशू ऑफ शेयर का पार्ट 1 डाला है। आज मैं एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स। ये जो डायरेक्ट टैक्स है ये सीए एंड सीएमए इंटरमीडिएट, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड बीकॉम के लिए अप्लीकेबल होगा। तो डायरेक्ट टैक्स में मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डील्स करूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले मैं ऑब्वियसली बेसिक्स चैप्टर स्टार्ट करूंगा, बिकॉज विदाउट बेसिक्स आप डायरेक्ट टैक्स में कुछ नहीं सीख सकते हो। तो बेसिक चैप्टर स्टार्ट करने के बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टिपिकल चैप्टर जो स्टूडेंट को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उसे मैं यूट्यूब में पढ़ाऊंगा। ओके एंड वन मोर थिंग कि अब आप लोग इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहे, क्योंकि अब आप लोगों को सारे क्लासेस मिलने वाले हैं। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कृपया आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव को भी शेयर करें ताकि वो भी लोग पढ़ सके, ठीक है। तो और इस वीडियो को अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो आप अपने शेयर करें, और हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे अभी। ओके तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ठीक है। डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा। ये जो सब्जेक्ट है पर्सनली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं दो सब्जेक्ट में अपने आप को, दो सब्जेक्ट जो है मेरा बहुत फेवरेट है और मैं पूरे दिल से पढ़ाता हूँ। ऑब्वियसली मैं सारे सब्जेक्ट दिल से पढ़ाता हूँ, बट दो सब्जेक्ट में मैं अपना पूरा 100 की जगह 200% एफिशिएंसी देता हूँ। एक हो गया डायरेक्ट टैक्स, एक हो गया अकाउंट्स। तो डायरेक्ट टैक्स और अकाउंट जब आप मेरे से पढ़ोगे तो कुछ आपको अलग सा फील होगा। आप और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको 100% क्लियरिटी मिलेगी, कोई भी 1% का डाउट नहीं होगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स, आई हैव अ गुड कमांड ओवर डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो बीइंग अ सीए स्टूडेंट, डायरेक्ट टैक्स मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं फील करता हूँ कि ये मेरा इसमें कमांड काफी अच्छा है और आप लोगों को इससे समझने में मुझसे बहुत सुविधा मिलेगी। ओके तो डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करने के पहले कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स है जो मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट टैक्स कैसे आया, उसके बाद डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स में आपको इनडायरेक्ट टैक्स का जो जीएसटी स्टार्ट किया हूं उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्या है वो चीज, ध्यान से सुनना। अब अपना टॉपिक आज का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स मीन्स व्हाट, कि मन में एक बात है, अगर किसी से पूछो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, एक ही आंसर आएगा कि जो अपनी गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हैं। ऑब्वियसली राइट, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है। बट थोड़ा टेक्निकल डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन को अपने अभी आगे बढ़ेंगे, आगे सीखेंगे टेक्निकल डिफिनीशन क्या है। क्योंकि बिकॉज आप इन द एग्जाम यू कांट राइट लाइक दैट कि जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है। तो डिफिनीशन जो एक्ट में लिखा हुआ है, जो टिपिकल जो टेक्निकल डिफिनीशन है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बात किया था आपको, इनडायरेक्ट टैक्स जब स्टार्ट किए थे जीएसटी का फर्स्ट क्लास, उसमें सिखाया था कि अपना सबसे ऊपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 7th शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल्स
governs the power of taxation in India. इसका मतलब इंडिया में टैक्स लेना है, इस पावर को कौन बताता है? शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्न्स द पावर ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया। इसका मतलब भारत सरकार को टैक्स लेने का पावर कौन देता है? शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब क्या? यूनियन लिस्ट प्रोवाइड्स पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्स, टू लेवी टैक्स। State list provides power to state government to levy taxes and concurrent list means joint power of central and state government। तो वो अपने डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे सीखे थे सेम मैनर में यहाँ भी है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फटाफट। इसको मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में मैंने बहुत सारा बता रखा है। अगर आपको जानना वो चीज ज्यादा डिटेल में तो आप इनडायरेक्ट टैक्स क्लास के लास्ट पोर्शन में जा सकते हैं, लास्ट के 20 to 30 मिनट आई थिंक। ओके, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के पास। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारे शेड्यूल्स है, चैप्टर्स है। तो ये मैंने इनडायरेक्ट टैक्स में आपको बता रखा था, वो जानना जरूरी नहीं आपके लिए यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल 7 of Constitution of India governs the power taxation। इसका मतलब भारत सरकार को टैक्स लेने का पावर कौन प्रोवाइड करता है? शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन लेवी टैक्स फ्रॉम द पीपल ऑफ आवर कंट्री। इसका मतलब इंडिया के जो लोगों से टैक्स लेने का पावर गवर्नमेंट को, भारत सरकार को देता कौन है? शेड्यूल 7 देता है। शेड्यूल 7 कहाँ का है सर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे शेड्यूल्स है, उसमें शेड्यूल नंबर 7 ये पावर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो शेड्यूल 7 के अंदर देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट and the last one is concurrent list। concurrent list, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड concurrent लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट बोले तो सर ये जो है ये गिव्स पावर टू सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर, यूनियन का मतलब ही होता है पार्लियामेंट, सेंट्रल। ठीक है, तो यूनियन का मतलब ही होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन यानी जो यूनियन लिस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है टैक्स लेवी करने का, टू लेवी, टू कलेक्ट टैक्स। ओके, और टू लेवी टैक्स। स्टेट लिस्ट क्या करता है? इट प्रोवाइड्स पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू लेवी टैक्स। स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है टैक्स कलेक्ट करने का। एंड कंकरेंट लिस्ट डिस्कस अबाउट जॉइंट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो कंकरेंट लिस्ट टॉक्स अबाउट जॉइंट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कुछ टैक्सेस ऐसा है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट पावर है। ओके, तो सर यूनियन लिस्ट किसको पावर देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने का। तो वो कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है? लाइक इनकम टैक्स। कौन सा टैक्स हो गया? इनकम टैक्स। इसका मतलब जो अपने इनकम टैक्स पे करते हैं वो इनकम टैक्स कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। वो इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इनकम टैक्स जो अपने पे करते हैं वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ओके, तो इनकम टैक्स जो पे करते हैं वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। स्टेट लिस्ट के अंदर क्या आता है? कंकरेंट लिस्ट के अंदर क्या आता है? ये मैंने आपको जीएसटी में बताया हुआ है, वहां पे आप काइंडली अगर आपको देखना हो तो उस वीडियो में जाके लास्ट के 10 to 15 मिनट आप डायरेक्ट आगे फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने का। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है टैक्स कलेक्ट करने का। तो ऐसा कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स है। ओके, तो इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट से निकला है। इनकम टैक्स कहां से निकला है? यूनियन लिस्ट से निकला है। अब आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनना।
अब इनकम टैक्स, इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स के रूप में अपने को इनकम टैक्स ही पढ़ना है। डायरेक्ट टैक्स के रूप में अपने को क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स। इसके बारे में मैं अभी बात और बताऊंगा। देखो, सबसे पहले होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से निकलता है शेड्यूल्स, शेड्यूल से निकलता है लिस्ट, लिस्ट से निकलता है एंट्री, एंट्री से निकलता है एक्ट, एक्ट से निकलता है सेक्शंस, सब सेक्शंस। तो इस तरह से इंडेक्सेशन किया हुआ है हमारे कंट्री के सारे लॉज एंड रूल्स रेगुलेशन, कानून वगैरह का। ठीक है, तो हमारा सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन, उसका शेड्यूल 7 जो है टैक्सेशन का पावर को गवर्न करता है। इसका मतलब टैक्स का पावर कौन प्रोवाइड करता है? शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने के लिए, स्टेट लिस्ट पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो ऐसा कौन सा टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है? स्टेट एक्साइज ऑन अल्कोहलिक लिकर। इसका मतलब अगर आप लिकर खरीदते हो, शराब खरीदते हो, तो आप उस पे जो एक्साइज ड्यूटी पे करते हो वो आप स्टेट गवर्नमेंट को देते हो। तो मन में विचार है कि सर एक्साइज ड्यूटी तो हट चुका है, उसके बदले तो जीएसटी लगता है। ऑब्वियसली राइट, एक्साइज ड्यूटी के बदले जीएसटी लगता है, बट अभी भी शराब पे एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगता है। और जो आप शराब यानी लीकर आप खरीदते हो, उसका जो टैक्स वो सीधा स्टेट गवर्नमेंट को पे होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भैया, शराब से हमारा मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है, इसलिए इस पे हम जीएसटी आने नहीं देंगे। तो इस पे जो पहले एक्साइज ड्यूटी लगता था, अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगेगा। इसका मतलब लीकर पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगेगा, और वो एक्साइज ड्यूटी किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। और रेदर जिसके अलावा जितने भी एक्साइज ड्यूटी है उनके बदले क्या आ चुका है? जीएसटी आ चुका है। ठीक है, ओके गुड। तो ये हो गया यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट किसको पावर देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने का। तो ऐसा कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है? सर इनकम टैक्स, सबसे बड़ा बात। इनकम टैक्स का एग्जांपल क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पे आपने को पूरा सब्जेक्ट जो डायरेक्ट टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनकम टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनकम टैक्स अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कौन सा टैक्स है जो कलेक्ट करता है? दैट इज इनकम टैक्स। तो ये इनकम टैक्स कलेक्ट करता है। तो यूनियन लिस्ट से क्या निकला? यूनियन लिस्ट के अंदर आता है एंट्री, एंट्री नंबर 82 से निकलता है इनकम टैक्स। आई थिंक मुझे एंट्री 80 है या 82, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आई एम 99% श्योर कि एंट्री नंबर 82 है। लेटर ऑन मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, इससे छोटा छोटा चीजें उतना ध्यान बनाते नहीं है। ओके, तो यूनियन लिस्ट से एंट्री, एंट्री से क्या निकलता है? इनकम टैक्स। अब मैं आपको इनकम टैक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग इनकम टैक्स मैं आपको और भी कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, आपको पूरा सिलेबस में पढ़ना क्या है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के रूप में क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स। अब अपने को समझ में आ गया होगा इसे, जो चीज अपने को पढ़ना है उसका जन्म कैसे हुआ, वो चीज निकला कहां से एग्जैक्टली? शेड्यूल के अंदर, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल्स, शेड्यूल्स के अंदर लिस्ट। कौन सा लिस्ट? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट से एंट्री, एंट्री से इनकम टैक्स। बेसिकली ये जो है इनकम टैक्स है, ये है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, तो एंट्री से निकलता है अपना एक्ट। इज दैट क्लियर? अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आपको कॉपी करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब मैं आगे बात करता हूं। एक्चुअली YouTube पे वीडियो अपलोड करना इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और ये मेरा जो स्टडी का मेजर टाइम्स कंज्यूम कर ले रहा था, इसलिए मैंने कुछ दिन के लिए इसे बनाना स्टॉप कर दिया था, पॉज कर दिया था। बट फाइनली मैं अब इसको रिज्यूम किया हूँ, और जितना जल्दी जल्दी हो सके मैं सारा क्लासेस का वीडियो डालूंगा। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग आएगा वो आएगा जीएसटी पार्ट 2 के ऊपर। ओके ओके, अब आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनना। फॉर्म ऑफ टैक्सेस। फॉर्म ऑफ टैक्सेस क्या होता है? फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इसका मतलब फॉर्म ऑफ टैक्सेस, टैक्स के रूप। जो अपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं ना, वो 3 तरह से पे करते हैं। सॉरी, 3
तीन रूप में पे करते हैं। गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं वो तीन रूप में, उसके तीन अलग अलग फॉर्म होते हैं। फॉर्म मतलब रूप। जैसे एक ही इंसान का तीन नाम, मेरा दो नाम है, रोहित एंड विक्की। उसी तरह किसी का दो या नाम, किसी का तीन नाम हो सकता है। जैसे अपनी कंट्री का भी तीन नाम है, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। उसी तरह गवर्नमेंट को जो अपने टैक्स पे करते हैं वो तीन अलग अलग नामों से पे करते हैं। तीनों, हालांकि तीनों टैक्स ही है। अगर मैं बोलूं कि ये तीनों क्या है, ये तीनों टैक्स ही है, बट रूप अलग अलग है, अलग अलग नाम से जाना है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो टैक्स के नाम पे गवर्नमेंट को अपने तीन चीज पे करते हैं। पहला जो देते हैं वो टैक्स ही है। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो इस तरह का प्रोफेशनल टैक्स, तो ये हुआ टैक्स। दूसरा हो गया ड्यूटी। दूसरा क्या होता है, ड्यूटी। तो ड्यूटी क्या है सर, ड्यूटी भी टैक्स ही है, ये बस नाम अलग हो गया। मतलब टैक्स के नाम पे तीन अलग अलग चीज पे करते हैं अपने गवर्नमेंट को। एक हो गया टैक्स, एक हो गया ड्यूटी। जैसे ड्यूटी का एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी, अभी मैंने आपको बताया। कस्टम ड्यूटी जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी आते हैं। इंपोर्ट करते हो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी। बट एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी फिलहाल के लिए एकदम नहीं है, 99.9% एक्सपोर्ट ड्यूटी हट चुका है। उसके बाद आता है सेस। उसके बाद क्या आता है, सेस। सेस क्या होता है सर, सेस का एग्जांपल हेल्थ एंड एजुकेशन से। सबसे मोस्ट आपको पूरा डायरेक्ट टैक्स में, पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स में आपको जो सेस पढ़ना उसका नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अभी मैं सेस स्टार्ट करूंगा, अभी खत्म हो जाएगा, तो इसके बारे में कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है, सीखना। तो सेस हो गया। तो सेस का एक एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका रेट है 4%। पहले के टाइम में, आज से 2 असेसमेंट ईयर पहले, सेस का नाम हुआ करता था सिर्फ एडुकेशन सेस, जो होता था 3%। तो अब एडुकेशन सेस को रिप्लेस करके हेल्थ एंड एडुकेशन सेस डाल दिया गया है और रेट बढ़ा दिया गया, 3 से 4% कर दिया गया, ठीक है। तो सेस हो गया। तो इसका मतलब क्या सीखा आपने कि सर अपने टैक्स के ही नाम पे गवर्नमेंट को तीन अलग अलग चीजें पे करते हैं, एक टैक्स, एक ड्यूटी, एक सेस। अब मैं तीनों का डेफिनेशन, जो टेक्निकल डेफिनेशन है, वो डिस्कस करने जा रहा हूं और आपको पता चलेगा कि तीनों का डेफिनेशन में माइनर सा डिफरेंस है, माइनर सा। उसी माइनर सा डिफरेंस के कारण तीनों अलग अलग चीज बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स का। व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज ड्यूटी, व्हाट इज सेस, ये क्वेश्चन है। तो बीकॉम के एग्जाम में इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स के, व्हाट इज ड्यूटी, व्हाट इज सेस, व्हाट इज टैक्स। बट आई डोंट थिंक कि ये प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए एंड सीएमए या सीएस के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। बट फिर भी being a student of professional courses, you should have the knowledge about these three. You should have knowledge about every topic which we are dealing in income tax act, okay? तो अपने बात करते हैं सबसे पहले इनकम टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है, सॉरी इनकम टैक्स नहीं, टैक्स। सिर्फ अपने टैक्स से इसका मतलब टैक्स के नाम पे जो जो चीज गवर्नमेंट को देते हैं, जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स। अभी मैंने आपको जितना सारा टैक्सेस का नाम बताया उसमें मैक्सिमम हट चुका है, अब जीएसटी आ चुका है, ठीक है। फिर भी मैं बात कर रहा हूँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑब्वियसली। ड्यूटी में क्या हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो ये सब जो है उसका मैं डेफिनेशन बात करने जा रहा हूँ। टैक्स का डेफिनेशन क्या होता है, मैं किसी पर्टिकुलर टैक्स का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स का डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं सेल्स टैक्स का डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरे टैक्स कम्युनिटी का डेफिनेशन बता रहा हूँ, ओके। तो टैक्स क्या है, इसका डेफिनेशन 3 लाइन में कवर होगा। सबसे पहले कंपल्सरी पेमेंट, वेट, कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। टैक्स क्या होता है, अगर आपसे कोई टैक्स का डेफिनेशन पूछे तो आप पहला लाइन क्या बोलोगे, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट, इसका मतलब ये सबके लिए कंपल्सरी है, किसी के लिए एग्जेम्प्टेड है, किसी के लिए कंपल्सरी। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत के एक स्टेट के लोगों को टैक्स देना है, एक स्टेट के लोगों को टैक्स नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं, कंपल्सरी फॉर ऑल। इसका मतलब कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट, कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। कंपल्सरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार आपने टैक्स के दायरे में आ गए, एक बार आप टैक्स के दायरे में आ गए
तो आपको तो टैक्स कंपल्सरी पेमेंट करना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते हो। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद लो तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी, चाहे आप कोई भी हो। आप अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो इंडिया का जितने लोग हैं किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी टैक्स जरूर गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, कोई इससे बच नहीं सकता। अब कोई बोलेगा मैं तो इनकम टैक्स पे नहीं करता, ठीक है आप इनकम टैक्स पे नहीं करते हो बिकॉज आप अपने रिटर्न फाइलिंग नहीं करते हो, आप इनकम टैक्स पे नहीं करते हो, आप स्लैब के अंदर आते हो, आप एग्जेम्प्टेड लिमिट के अंदर आते हो, इट्स ओके। बट अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें आप जीएसटी पे करते हो। पहले आप सेल्स टैक्स पे करते थे, वैट पे करते थे, अब आप जीएसटी पे करते हो। इसका मतलब समहाउ यू आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो। ओके, तो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। नाउ ड्यूटी का पहला लाइन क्या, मैं एक का पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा, एक एक लाइन सबका एक साथ साइमल्टेनियस पैरेलल डिफिनेशन में आपको बता रहा हूं। ड्यूटी का अगर आपसे कोई पूछेगा पहला लाइन क्या, तो सेम लाइन बोलोगे आप कि ड्यूटी इज ऑल्सो ए कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट, ड्यूटी भी एक गवर्नमेंट को कंपल्सरी पेमेंट है। और सेल्स का भी डिफिनेशन आप सेम बोलोगे। कोई बच्चा बोलेगा टैक्स का नाम सुने, ड्यूटी का नाम सुने, सेस का नाम नहीं सुने, ठीक है कोई बात नहीं, आप सुन लोगे। सेस क्या है, टैक्स के साथ जोड़ के दिया जाता है, टैक्स के साथ जोड़ के सेस दिया जाता है। कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट, ड्यूटी इज आल्सो कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट एंड सेस इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। यानी ये तीनों क्या है, गवर्नमेंट को कंपल्सरी पेमेंट है। तो पहला लाइन का डेफिनेशन पूरा का पूरा सेम। नाउ मूविंग टू सेकेंड लाइन। तो टैक्स का सेकेंड लाइन क्या बोलता है, विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिफंड, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिफंड यानी बिना किसी रिफंड के। जैसे कि आप बैंक में पैसा, भाई गवर्नमेंट बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट में या सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करता है तो बाद में तो आपको मिल जाएगा। बट आप गवर्नमेंट को एक बार टैक्स पे कर दिए, एक बार गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी पे कर दिए, एक बार सेल्स टैक्स पे कर दिए, एक बार इनकम टैक्स पे कर दिया, क्या आपको वो रिटर्न मिलेगा, आपको उसका रिफंड मिलेगा? नहीं, रिफंड नहीं मिलेगा, आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। तो विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिफंड। ओके, एक मिनट, आपको टैक्स में कोई भी किसी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा। एक मिनट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिटर्न। रिटर्न एंड रिफंड आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। रिटर्न मतलब क्या, गवर्नमेंट को जो टैक्स पेमेंट होता है, गवर्नमेंट उसको कहीं ना कहीं अपने को रिटर्न कर रहा है। कैसे रिटर्न कर रहा है सर? स्कूल्स बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, उसके बाद हॉस्पिटल्स वगैरह बना के, तो गवर्नमेंट उसको अपने को कहीं ना कहीं वो रिटर्न करते हैं। मतलब जो अपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट उसको कंट्री के लिए ही तो लगाते हैं, तो वो रिटर्न हो गया। तो रिटर्न आर सेपरेट थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट रिफंड। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रिफंड लिखा है, इसलिए मैंने आर को कैपिटल में लिखा ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो रिफंड, रिफंड मतलब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, अपने को रिफंड मिल जाएगा। आप अगर कोई पर्टिकुलर सामान पेमेंट कर रहे हो, सामान का प्राइस है 500, आपने पे कर दिया 1000 रुपीज, तो वो आपको 500 रिफंड करेगा। लेकिन टैक्स में ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप जीएसटी पे कर रहे हो तो आपको रिफंड मिलेगा, आप इनकम टैक्स पे करो तो रिफंड मिलेगा। एक एक्सेप्शन है, कभी कभी इनकम टैक्स में आपको पढ़ाएंगे कि लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स में एक रूल है जिसमें एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। तो एडवांस टैक्स साल भर पेमेंट करते हैं लोग, और साल के एंड में जब रिटर्न फाइल करके अपना फाइनल टैक्स का अमाउंट बताते हैं तो गवर्नमेंट क्या करता है, जितना आप एक्स्ट्रा टैक्स पे करते हो वो आपको रिफंड कर देता है। तो एक्स्ट्रा टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट रिफंड कर देगा। बट इन द केस ऑफ इनकम टैक्स और भी अलग अलग सिचुएशन है जिसमें आपको रिफंड होगा, बट रिफंड कब होगा, जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है। अगर आप एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे हो तो आपको रिफंड क्यों मिलेगा? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना टैक्स पे करने के लिए आप लायबल हो उतना टैक्स पे कर रहे हो तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। बट आपने ज्यादा फिजूल का ज्यादा टैक्स पे कर दिया, एड हॉक बेसिस पे आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज बाउंड टू रिफंड यू दैट अमाउंट। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिफंड। ये हुआ 2 लाइन का डेफिनेशन कंप्लीट। ड्यूटी का भी सेकंड लाइन सेम है एंड सेस का भी सेकंड लाइन सेम है। तो देयर इज नो डिफरेंट इन सेकेंड लाइन जहां तक टैक्स, ड्यूटी या सेस का डेफिनेशन का सवाल है। ठीक है, तो टैक्स का डेफिनेशन आपने क्या सीखा,
So tax is a compulsory payment to government without any proportionate refund. Duty is a compulsory payment to government without any proportionate refund. And cess का भी same manner में third line का definition होगा. And now moving to the third and the last line, जो सबसे important है वो ये है कि government is free to utilize the amount of revenue generated from tax मैंने थर्ड लाइन जो लिखा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जो ये बोलता है गवर्नमेंट इज फ्री टू यूटिलाइज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम टैक्स। इसका मतलब जो अपने टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू हुआ ना। देखो भारत सरकार का बहुत सारा खर्चा क्या है, सरकारी स्कूल के टीचर को पेमेंट करना, डिफेंस के पर्सोनल को पेमेंट करना, रेलवे वगैरह के स्टाफ को पेमेंट करना। तो गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट को इनकम होता होगा तब ना वो खर्चा गवर्नमेंट कर रहा है। तो इनकम क्या होता है, टैक्स, यानी अपने जो टैक्स पे करते हैं वही गवर्नमेंट का इनकम है, वही गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स का कलेक्शन आ रहा है, गवर्नमेंट के पास जो टैक्स के नाम पे रेवेन्यू आ रहा है, उस रेवेन्यू को यूटिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट के पास पूरा लिबर्टी है। इसका मतलब गवर्नमेंट जहां मन वहां उसको यूटिलाइज कर सकता है। आप टैक्स पे कर रहे हो, यानी टैक्स का जो कलेक्शन आया उस टैक्स का अमाउंट का यूज गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकता है, एडुकेशन में कर सकता है, हेल्थ में कर सकता है, ठीक है, रेलवे में कर सकता है। तो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्स से, उसका यूटिलाइज गवर्नमेंट कहीं भी कर सकता है। कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई नेचुरल डिजास्टर्स हो गया तो वहां पे डोनेशन दे सकता है। तो गवर्नमेंट टैक्स का जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसका यूटिलाइज कहीं भी कर सकता है। गवर्नमेंट उसको यूज करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कहीं भी उसका यूज कर सकता है। तो गवर्नमेंट इज फ्री टू यूटिलाइज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम टैक्स। मतलब टैक्स से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू के अमाउंट को गवर्नमेंट कहीं भी यूटिलाइज कर सकता है, कहीं भी फ्री है यूटिलाइज करने का। तो बुक में डिफिनेशन इस तरह से लिखा हुआ है, गवर्नमेंट इज एट फुल लिबर्टी टू यूटिलाइज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम टैक्स। ओके, तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ डिफिनेशन ऑफ टैक्स। अब बात करते हैं ड्यूटी का थर्ड लाइन क्या है। सर ड्यूटी का भी थर्ड लाइन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, यानी टैक्स और ड्यूटी का डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस होगा सिर्फ एग्जांपल्स में, यानी टैक्स कौन कौन सा है, ड्यूटी कौन कौन सा, बट यही डिफरेंस है। और देखा जाए तो डिफिनेशन वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफिनेशन ड्यूटी का क्या बना, सेम। तो टैक्स और ड्यूटी का डिफिनेशन अगर आप एक साथ लिखना चाहो तो क्या बोलोगे, टैक्स एंड ड्यूटी इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिफंड एंड गवर्नमेंट इज फ्री टू यूटिलाइज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम टैक्स एंड ड्यूटीज। इज दैट क्लियर, आर यू थ्रू विद दिस? ओके, अब अपने आगे बढ़ेंगे जिसको अपने बोलेंगे सेस। सेस का थर्ड लाइन क्या बोलता है सर? सेस का फर्स्ट लाइन सेम है, सेस इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिफंड। अब जो थर्ड लाइन है उसमें यहाँ पे गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, गवर्नमेंट इज नॉट फ्री टू यूटिलाइज द अमाउंट ऑफ सेस। इसका मतलब सेस से जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को होता है, सेस के नाम पे जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को होता है, उस रेवेन्यू को यूटिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट फ्री नहीं है। मतलब इसका जो है रिस्ट्रिक्टेड यूज है, रिस्ट्रिक्टेड यूज। सेस का जो यूजेस है वो रिस्ट्रिक्टेड है। क्या रिस्ट्रिक्टेड है सर, मतलब कहां पे यूज करेगा? देखो, सेस के नाम पे गवर्नमेंट जो देता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उसका गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन पे यूटिलाइज करेगा और कहीं यूटिलाइज नहीं करेगा। तो सेस के नाम पे गवर्नमेंट को मान लो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर सेस के नाम पे गवर्नमेंट को 500 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, तो उस 500 करोड़ का रेवेन्यू सेस का है, उसका गवर्नमेंट यूज कहां पे करेगा? जिस पर्पज से सेस लिया हुआ है, सेस का नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो उसका यूज होगा हेल्थ एंड एजुकेशन पर्पज के लिए, और किसी पर्पज के लिए उसका गवर्नमेंट यूज नहीं कर सकता है। एक और सेस है जो आपको इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में सीखने को मिलेगा, जीएसटी कंपनसेशन सेस।
जिसमें कुछ नोटिफाइड गुड्स है, कुछ गुड्स पे गवर्नमेंट क्या लेता है, जीएसटी कंपनसेशन सेस लेता है, जैसे टोबैको हो गया, ठीक है। तो कुछ कुछ नोटिफाइड गुड्स है जिसके केस में गवर्नमेंट क्या ले रहा है, जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो वो कंपनसेशन सेस लिया जाता है ताकि जो प्रोड्यूसिंग कंपनी को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है जीएसटी आने के कारण, क्या मैंने बोला, गवर्नमेंट जीएसटी कंपनसेशन सेस क्यों लेता है, क्योंकि उस कंपनसेशन सेस को लेने का मकसद क्या है, जीएसटी आने के कारण प्रोड्यूसिंग कंपनी को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए उन लोगों को दिया जाता है। तो वो मैं आपको जीएसटी में बताऊंगा, बट आप मेरा मकसद यहाँ पे ये कहना था कि जो सेल्स का रेवेन्यू गवर्नमेंट को कलेक्शन होता है उसका गवर्नमेंट जहां तहां यूज नहीं कर सकता, उसका यूज गवर्नमेंट वहीं पे करेगा जिसके लिए वो स्पेसिफाइड है, जिस पर्पस के लिए उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ सेल्स। अभी अपने सेल्स पे आगे बढ़ेंगे। तो सेल्स के बारे में आपने क्या सीखा कि सर सेल्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट एनी प्रोपोर्शनल रिफंड एंड गवर्नमेंट इज नॉट फ्री टू यूटिलाइज द अमाउंट ऑफ सेल्स। सेल्स कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। तो सेल्स कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर पर्पस स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड इसका मतलब जो स्पेसिफाइड किया गया पर्पस है केवल उसी के लिए सेल्स का यूज होगा, अदरवाइज सेल्स का यूज यहाँ वहां पे नहीं होगा। तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे आपने फॉर्म ऑफ टैक्स सीख लिया कि फॉर्म ऑफ टैक्स मतलब टैक्स के नाम पे गवर्नमेंट को अपने तीन चीज देते हैं, टैक्स ड्यूटी सेस, तीनों क्या, तीनों टैक्स ही है। तो टैक्स को कभी आप टैक्स के रूप में दे रहे हो, कभी आप ड्यूटी के रूप में दे रहे हो, कभी आप सेस के रूप में दे रहे हो। तीनों का डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दिया, आप इसको काइंडली अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। आप लिख पाओगे तो डेफिनेशन टैक्स इज अ कंपल्सरी, खाली बस यहाँ पे टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट एनी प्रोपोर्शनल रिफंड। तो बस आपको यहाँ पे टैक्स इज लगाना है, बाकी तो मैंने सारा पॉइंट लिख ही दिया। ओके, तो आप इसे काइंडली नोट डाउन कर लें। आई होप आप सबका हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पहले सिखा दूंगा सेल्स के बारे में, पूरा सेल्स के बारे में यहीं पे खत्म होगा, उसके बाद टैक्स में इंटर करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेल्स छोटा सा है, उसको अभी पढ़ने से बढ़िया है, बेहतर होगा। सेल्स, तो सेल्स का डेफिनेशन क्लियर है, सेल्स का डेफिनेशन क्लियर है आप सबको, सेल्स मैंने अभी बताया। अब बात करते हैं सेल्स। तो सेल्स के नाम पे अपने गवर्नमेंट को क्या देता है, HEC। HEC मतलब होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स, हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स, जिसका रेट है 4%। जिसका रेट कितना है, 4% है। जिसका रेट कितना परसेंट है, 4% है। और ये जो सेस आप पे करते हो ये हमेशा हमेशा इन एडिशन टू इनकम टैक्स, ये जो सेस का पेमेंट होता है वो हमेशा हमेशा होता है इन एडिशन टू इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स के साथ आप सेस का पेमेंट करते हो, इनकम टैक्स के साथ आप सेस का पेमेंट करते हो। जब भी आप इनकम टैक्स पे करोगे तो सूखा सूखा इनकम टैक्स आप पे नहीं कर सकते। यू कांट जस्ट पे इनकम टैक्स, आपको इनकम टैक्स के अलावा इनकम टैक्स में सेल्स जोड़ के पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया, कोई भी बंदा जो इनकम टैक्स पे करता है आप उससे एक बार पूछना कि आप सिर्फ इनकम टैक्स पे करते, तो वो बोलेगा कि मेरा इनकम पे जो टैक्स निकला वो इनकम टैक्स है। अब इनकम टैक्स जो भी निकला उसमें मेरे को 4% सेल्स जोड़ के लेना पड़ता है। तो सेल्स क्या है, सेल्स है एडिशनल टैक्स जो आपको इन एडिशन टू इनकम टैक्स देना पड़ता है। अब सवाल है कि ये 4% लगता किसका है, 4% हमेशा लगेगा ऑन इनकम टैक्स, ऑन इनकम टैक्स।
यानी जो भी आपने इनकम टैक्स कंप्यूट किया उस पे 4% लगाओगे। देखो एक ध्यान से एक बात सुनो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, सपोज मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ सेस का कंप्यूटेशन कैसे होता है। सपोज किसी पर्सन का इनकम है 50 लाख रुपीस का, किसी पर्सन का इनकम कितना है 50 लाख रुपीस का, ठीक है। किसी पर्सन का क्या, मैं एक कंपनी का ले रहा हूँ, कंपनी है कोई भी, आरके लिमिटेड सपोज एक कंपनी है, उसका टोटल इनकम, आरके लिमिटेड एक कंपनी है जिसका टोटल इनकम कितना है 50 लाख है। अब उस कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा 30%। इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा 30%। ये क्वेश्चन है, तब आपको बोला कंप्यूट टोटल टैक्स, कंप्यूट टोटल टैक्स। आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा, एक कंपनी है नेम इज आरके लिमिटेड, उसका टोटल इनकम है 50 लाख, इनकम टैक्स है 30%, कंप्यूट टोटल टैक्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अभी तो आपने इनकम टैक्स स्टार्ट भी नहीं किया। जी हाँ, स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पे आपको सेल्स के बारे में समझाना। इनकम टैक्स के लिए मान फॉर द टाइम बिंग आप मानो कि मैंने आपको इनकम टैक्स पढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स का कोई यूज ही नहीं है, सीधा सवाल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या, इनकम टैक्स नाम से पता चल रहा है, इनकम टैक्स मतलब क्या, जो टैक्स इनकम पे करते हैं, जो टैक्स इनकम पे करते हैं वो इनकम टैक्स है। तो सर इनकम हो गया 50 लाख, इनकम टैक्स है 30%, तो 50 लाख का 30% इनकम टैक्स पे करेंगे, सीधा सा हिसाब है। तो अगर मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होगा। इनकम टैक्स बोलो आप कैसे निकालोगे? सर इनकम टैक्स तो एकदम सिंपल है, 50 लाख इंटू 30% कम्स टू 15 लाख, 15 लाख होगा। तो 50 लाख का 30% यानी टोटल इनकम का इनकम टैक्स रेट लगा दिए तो इनकम टैक्स निकल गया। इसका मतलब अगर कंपनी का इनकम है 50 लाख, टैक्स का रेट है 30%, तो कंपनी कितना इनकम टैक्स पे करेगा? 15 लाख रुपए का टैक्स पे करेगा। कैसे 15 लाख पे करेगा? द क्वेश्चन इज कि क्या कंपनी सिर्फ 15 लाख पे करेगा, किसके साथ कुछ ऐड करके? इसके साथ ऐड होगा। क्या ऐड होगा? एंड द एडिशन इज सेल्स। तो यहाँ पे ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स। आप यहाँ पे एब्रिविएशन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा नहीं लिखने के अलावा आप ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स कितना लेगा? 4% ऐड करेंगे। अब सवाल ये 4% किस पे लगा है? ये 4% किस पे लगा है? देखो मैंने क्या लिखा, 4% ऑन इनकम पे नहीं लिखा मैंने, 4% ऑन इनकम टैक्स, यानी टैक्स पे टैक्स। इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे टैक्स, यानी इनकम उस पे टैक्स, तो इनकम टैक्स। अब इस इनकम टैक्स पे सेस, इसका मतलब सेस का जो रेट है वो आप अप्लाई इनकम पे नहीं करोगे, इनकम टैक्स पे करोगे। ओके, तो सेस का अप्लाई आप कहां पे करोगे? इनकम टैक्स पे, नॉट इनकम पे। तो ये जो 4% लगेगा, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे कि सर 4% इनकम पे लगा दो। नहीं, अगर ऐसा होता तो सेस बहुत हाई होता, लोग इसका विरोध करता, लोगों को देने प्रॉब्लम होता। तो बाबू इसलिए सेस का जो रेट है वो हमेशा टैक्स पे लगता है। तो सेस को अपने बोल सकते हैं टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। इसका मतलब टैक्स पे टैक्स। तो बोलो 4% ऑफ किसका? 15 लाख कि 50 लाख? 15 लाख। तो 15 लाख का 4% आपको सेस देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे होता है कंप्लीट। कितना होता है यहाँ पे? 6,000 रुपीज आई थिंक। लेट मी चेक, आई हैव अ लिटिल डाउट। मिस्टेक, 60,000, आई एम सॉरी, इट्स 60,000। तो अब अपना टोटल टैक्स कितना निकला है? तो यहाँ पे टोटल टैक्स कितना निकला? 15 लाख 60,000। 15 लाख 60,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात, हाँ, तो यहाँ पे आपको टोटल टैक्स इतना पे करना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने कैलकुलेटर पे इसलिए चेक किया क्योंकि आपको पता है कॉमर्स स्टूडेंट का एक आदत हैबिट हो जाता है कि हर बात पे कैलकुलेटर यूज करने का, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर। तो इसकी वजह से मेंटल कैलकुलेशन थोड़ा वीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा वीक हो जाता है, थोड़ा बहुत आपको कभी कभी यूज टू हो जाता है आप उस चीज को लेके। ओके, तो आपको टोटल टैक्स कितना निकला? 15,60,000 आपको पे करना पड़ेगा। इसका मतलब इफ द कंपनी इज अर्निंग ₹50 लाख
as its total income, then it has to pay total tax of rupees 15,60,000. Out of 15,60,000, 15 lakh is tax and 4% of 15 lakh is cess. So cess is always computed on tax. The rate of cess should always applied on tax. हमेशा टैक्स पे अप्लाई होगा. ओके, तो यहां तक सेस अपना हुआ कंप्लीट. अब आगे बढ़ेंगे जिसमें अपने इनकम टैक्स के बारे में सीखेंगे. ठीक है, चलो आप इसको कॉपी करना अच्छे से. आप वीडियो को पॉज करोगे, कॉपी करोगे, इतना तो आप स्मार्ट हो. नो डाउट. अब आगे बढ़ते हैं. अब अपने स्टार्ट करेंगे फाइनली टैक्स. टैक्स में कौन सा चीज पढ़ने वाले हैं? इनकम टैक्स. ठीक है, आ जाओ. टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं. टैक्स अभी भी इनकम टैक्स स्टार्ट नहीं होगा. अभी भी इनकम टैक्स स्टार्ट करने में एक स्टेप अपने पीछे, एक स्टेप. ओके, टैक्स पढ़ने जा रहे हैं. तो अभी मैंने आपको बताया टैक्स के नाम पे 3 चीज देते हैं. टैक्स, ड्यूटी, सेस, तीनों क्या है? तीनों का तीनों टैक्स ही है. अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ टैक्स. अब मैं क्या बात करूंगा? अब देखो, मैंने टैक्स के नाम पे 3 चीज दिया, टैक्स, ड्यूटी, सेस. सेस मैंने आपको पढ़ा दिया. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टैक्स, ड्यूटीज वगैरह आप इनडायरेक्ट टैक्स में सीखोगे. तो टैक्स का बात करने जा रहा हूं मैं. टैक्स, टैक्स का डिफिनेशन तो बता दिए. टैक्स का मैंने डिफिनेशन बता दिया. अब बात करते हैं इसका टाइप्स के बारे में. अपने जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, वो 2 तरह का होता है. एक होता है डायरेक्ट टैक्स, and the other is indirect tax. सबको पता होगा इसके बारे में. डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. अगर कोई डेफिनेशन पूछे कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन क्या है, तो एक ही जवाब दोगे. जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्ट पे करते हैं, किसी के थ्रू पे करते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, कॉन्सेप्चुअली इट इज एब्सोल्युटली राइट. हम ये नहीं बोलेंगे कि गलत है, राइट है ये. बट अब अपने को थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन, जो एक्ट में जो डेफिनेशन लिखा हुआ उस डेफिनेशन पे फोकस करते हैं. टैक्स 2 तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो टेक्निकल डेफिनेशन है. डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स, पूरा लिख दे रहा हूं मैं. डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स in which direct tax is a tax in which incidence and impact fall on the same person क्या लिखा मैंने? डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स इन विच इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन. क्या लिख दिया सर आपने? बड़ा अजीब सा बात. कितना सिंपल था. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो गवर्नमेंट को पे करते हैं. बट आपने उस सिंपल सा लैंग्वेज को यहाँ पे क्या बना दिया? टेक्निकल. एक्चुअली मैंने नहीं बनाया. This definition has been written in the act. तो मैंने एक्ट से डेफिनेशन उठा के आपको बता रहा हूं. तो डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स जिसमें इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन. रिमेंबर, आप पढ़ रहे हो टैक्स लॉ. तो टैक्स लॉ में जो चीजें होता है वो आपको एज पर लॉ लिखना है. आप अपने लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं. दिस इज नॉट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी. सो यू हैव टू राइट व्हाट एवर इज रिटन इन द एक्ट. तो आपका जो एक्ट में लिखा हुआ वही आप यूज कर सकते हो, वही वर्ड्स को, वही सेंटेंसेस को. थोड़ा मोड़ा चलेगा आपका मिक्स, बट पूरा आप चेंज नहीं कर सकते हो. और एक्ट में जो डिफिनेशन लिखा हुआ वो ज्यादा टिपिकल बन गया, सिंपल है. तो डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स जिसमें इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन. मैंने 2 वर्ड बोला, सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट.
इसके पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन अब लिख रहा है, दोनों को एक साथ समझाएंगे, समझाया मैंने अभी कुछ नहीं। तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो पहला लाइन है इसमें सेम है, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स बस इन विच, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन विच, पहला लाइन सेम, दूसरा लाइन इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट do not fall on same person. So indirect tax is a tax in which incidence and impact do not fall on same person. तो आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया सर, यहाँ पे fall on the same person, do not fall on the same person, ठीक है। अब मैं आपको नोट देके कुछ बात बताने जा रहा हूं, अभी मैंने कुछ भी नहीं समझाया, बस मैंने लिखा, आप चाहो तो संग संग कॉपी कर सकते हो। इंसिडेंस के बारे में, इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, दो वर्ड है उसको समझो आप। इंसिडेंस का मतलब होता है कोई भी घटना, कुछ भी घटना, आप पढ़ रहे हो वो भी घटना, मैं यूट्यूब पे आप वीडियो बना रहा हूँ ये भी एक इंसिडेंस, आप किसी पार्टी में गए वो भी एक इंसिडेंस है। तो कुछ भी घटना को इंसिडेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे किस तरह का इंसिडेंस का बात किया जा रहा है, यहाँ पे बात किया जा रहा है पेमेंट ऑफ टैक्स, इट्स ऑल अबाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। Incidence means what? Payment of tax. Now impact. Impact means what? Burden of tax. Burden of tax. Tax का burden. ठीक है, अब सुनना, अब मैं हिंदी में समझा रहा हूं, पहले हिंदी में। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसमें जो बंदा पेमेंट करता है टैक्स का, उसी पे टैक्स का बर्डन होता है, एकदम सिंपल। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसमें इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन, मतलब जो टैक्स पे करता है उसी पे टैक्स का बर्डन भी होता है। इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों सेम पर्सन पे होते हैं, यानी पेमेंट करने वाला और टैक्स का बर्डन सहने वाला दोनों सेम, पेमेंट करने वाला और बर्डन बियर करने वाला दोनों सेम। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स का। मैं आप एक एग्जांपल दे रहा हूं, इनकम टैक्स कैसे सर बताइए आप, इनकम टैक्स कैसे डायरेक्ट टैक्स हुआ, ठीक है। सुनो, इनकम टैक्स क्या होता है, आपने साल भर में जो इनकम किया उस पे टैक्स आप कंप्यूट करोगे, आप पे करोगे, यानी पे आप खुद करोगे ऑनलाइन। एक वेबसाइट है www.incometaxindia.gov.in, ऐसा करके एक बड़ा सा वेबसाइट है, उस वेबसाइट को खोलोगे आप, अपना लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म डाउनलोड करके फॉर्म भरोगे, जिसको फॉर्म भरने के बाद अपलोड करोगे, उस फॉर्म में जो भी टैक्स आएगा वो टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन बैंकिंग। आप नेफ्ट कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो, चेक के थ्रू पे कर सकते हो, चलाना, बहुत सारा लंबा चौड़ा प्रोसीड्यूर है। तो ये प्रोसीड्यूर मैंने आपको इतना फास्ट इसलिए बताया, इसको स्लो बताता तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आपका कम हो जाता, ठीक है। तो वो बाद में डिस्कस करूंगा जब मैं आप इनकम टैक्स रूल पढ़ाऊंगा तो, ठीक है ना। अभी ध्यान से सुनो, आपने साल भर इनकम किया, उस इनकम पे आप क्या करते हो, वेबसाइट पे जाके जितना टैक्स होता है आप खुद पे कर रहे हो, ठीक है। तो पेमेंट कौन किया, आप, पेमेंट कौन किया आपने, बर्डन किस पे पड़ा, किसका अकाउंट खाली हुआ, किसका बैंक से पैसा गया, आपका पैसा। इसका मतलब इंसिडेंस मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट, उसका बर्डन दोनों आप पे हुआ। पेमेंट ऑफ टैक्स भी आपके द्वारा, बर्डन भी आप पे, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो बात है आपका वो वाला बात से मैच हो गया कि सर जो अपने गवर्नमेंट को डायरेक्ट देते हैं, बिल्कुल सही, जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट देते हैं, बट वो वाला बात उतना दम नहीं जितना इस बात पे दम है कि जो टैक्स पेमेंट करता है बर्डन भी उसी पे होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो जाएगा, जो टैक्स पे करता है और जो बर्डन सहता है वो डिफरेंट पर्सन होते हैं, यानी टैक्स पे करने वाला कोई और, उसका बर्डन बियर करने वाला कोई और। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोडक्ट खरीदो, कोई भी, क्या करते हैं आप एक टूथपेस्ट खरीदते हो, ठीक है। तो टूथपेस्ट पे आपने जीएसटी पे किया, ठीक है। टूथपेस्ट, आपने एक मोबाइल लिया, चला, आप एक मोबाइल लेते हो, उस मोबाइल फोन पे आपने जीएसटी पे किया, तो जीएसटी आप किसको पे कर रहे हो, आपने मोबाइल को फोन खरीदा, आप मोबाइल फोन के फाइनल कंज्यूमर, आप उसको यूज करोगे, मोबाइल फोन आप पर्सनली यूज करोगे। तो जब आप शॉप पे जाते हो मोबाइल फोन खरीदते हो तो आप जीएसटी किसको पे करते हो, रिटेलर को, ठीक है।
वो रिटेलर क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। रिटेलर कभी कभी होलसेलर को पे करता है, होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर को। इस तरह से टैक्स पे होता है। तो मैं अभी यहाँ पे ज्यादा चेन में इसको बना नहीं रहा हूँ, सिंपल से बता रहा हूँ। आपने स्टोर पे गए, वहां से मोबाइल फोन परचेस किया आपने, मोबाइल फोन का दाम था 10,000 रुपीज, ठीक है। आपने सपोज इसमें 500 का टैक्स पे किया, जीएसटी 500 का क्या पे किया, जीएसटी। तो आप 500 रुपए किसको दोगे, क्या 500 रुपए डायरेक्ट गवर्नमेंट को दोगे? आप ऐसा बोलोगे मोबाइल का पैसा तुम रखो, जीएसटी हम गवर्नमेंट को देंगे? नहीं, ऐसा नहीं, आपको टैक्स जोड़ के मोबाइल वाले को देना पड़ेगा। तो आप 500 रुपया मोबाइल वाले को जीएसटी के नाम पे दिए, ओके। वो जो रिटेलर था, वो जो शॉप था, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को आपका टैक्स पे करेगा, यानी आपने जो टैक्स उसको पे किया वो गवर्नमेंट को फर्दर पे करेगा। इसका मतलब पेमेंट कौन कर रहा है, दुकान वाला। बर्डन किस पे हुआ, टैक्स का बर्डन किसके जेब से पैसा गया, आपके जेब से। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट डू नॉट फॉल ऑन द सेम पर्सन, सेम पर्सन पे नहीं होता है। इसका मतलब जो टैक्स पे करता है दुकान वाला, और जो बर्डन सहता है कंज्यूमर, आप, इसका मतलब आप मोबाइल कर रहे हो, आप पे बर्डन हो रहा है। जो टैक्स पे करता है और जिस पे बर्डन होता है, दोनों सेम पर्सन नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। टैक्स पे कोई और करता है, बर्डन किसी और पे होता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी, सेल्स टैक्स, पहले सेल्स टैक्स था, आप कोई सामान खरीदते हो तो आपको सेल्स टैक्स पे करना पड़ता है। तो आप किसको पे करते हो, दुकान वाले को। दुकान वाले किसको पे करते हैं, होलसेलर को। तो होलसेलर फाइनली गवर्नमेंट को अगर पे करता है तो पे कोई और कर रहा है, लेकिन बर्डन तो आप पे हुआ, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक डेफिनेशन कंप्लीट हुआ डायरेक्ट टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का। तो इसका मैं एग्जांपल में लिखूंगा जीएसटी। क्या लिखूंगा, जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज के टाइम में इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा चैप्टर्स जो है, सबसे बड़ा स्कोप जो है वो है जीएसटी का, और डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है, ठीक है। तो ये अब अपने को स्टार्ट करना है। तो अब यहां से अपना ट्रैक अलग, यहां से अपना ट्रैक अलग। अब डायरेक्ट टैक्स एक अलग सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स एक अलग सब्जेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में अब स्टार्ट कर रहा हूं, ऑब्वियसली मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब मतलब डायरेक्ट टैक्स का क्लासेस अलग अपलोड होंगे, इनडायरेक्ट का अलग अपलोड होंगे, जिसके लिए जो रिलेवेंट है वो अपना पढ़ाई कर लोगे, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ डायरेक्ट टैक्स पे, इसका मतलब इनकम टैक्स पे, ठीक है। तो अब आपको समझ में होगा फाइनली डायरेक्ट टैक्स एंड इनकम टैक्स जब पढ़ने वाले हो, वो कैसे 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 किस स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। तो सबसे पहले आप पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स के बारे में जाना आपने, वहां से लिस्ट निकलता है, लिस्ट से एंट्री निकलता है, एंट्री से एक्ट निकलता है। तो इनकम टैक्स का जन्म कब कैसे हुआ, इनकम टैक्स एक्ट कैसे निकला, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपने सीखा कि टैक्स के नाम पे गवर्नमेंट को 3 चीज देते हैं, टैक्स, ड्यूटी, सेस। तीनों का डेफिनेशन अलग अलग। सेस के बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया। उसके बाद टैक्स 2 तरह का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डेफिनेशन एग्जांपल के लिए। नाउ स्टार्टिंग डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में अपने क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इसका पूरा नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। इट्स अ वेरी बिग एक्ट, ये बहुत ही बड़ा एक्ट है, ठीक है। ध्यान से सुनना। पहले मैं इस एक्ट का आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इस एक्ट में क्या है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टोटल इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी नाम से पता चल रहा है कि ये एक्ट बना कब होगा, 1961 में। यानी 1961 में एक एक्ट बना और ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1962 से, यानी 1 अप्रैल 1962 से ये लागू हो गया टू द इंटायर कंट्री, यानी अपने पूरे इंडिया में ये 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। ऑब्वियसली 1961 में बना तो इन बिटवीन इसको लागू करना प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्रेश फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग से इस एक्ट को एप्लीकेबल कर दिया अपने कंट्री में, ठीक है। तो इनकम टैक्स को लेके एक अलग से कानून है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्ट ऑफ इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इसमें टोटल 298 सेक्शंस है, 298 सेक्शन है। तो
इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टोटल कितना सेक्शन है? 298 सेक्शन है, ठीक है। इसमें कुछ चैप्टर्स है, कुछ शेड्यूल्स है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सेक्शंस के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। 298 सेक्शन, आउट ऑफ 298 सेक्शंस, मतलब सर, मतलब सेक्शन नंबर 1 से लेकर, सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन 290 तक है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये मत बोलना कि बस 198 यानी गिनती में 298 सेक्शन है, नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। सेक्शन 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1CE, 2A, 2B, 2C, 2 के अंदर तो 100 से ज्यादा सेक्शन है, 3, 4, 5 ऐसे करके इतना सेक्शन है कि आप काउंट करते करते थक जाओगे, ठीक है। ओके, तो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 298, ठीक है, इतना सेक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 का। सेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 1 ये बोलता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 इफेक्टिव होगा पूरे कंट्री में 1 अप्रैल 1962 से। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है इनकम टैक्स यानी आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट को अपनी शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? आईटी एक्ट 1961 एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल होगा टू द होल ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल होगा टू होल ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम WEF, मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1962 यानी इनकम टैक्स। तो सेक्शन 1 सबसे पहले क्या बोलता है कि सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंडिया में, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 1962 से, ठीक है, पूरे इंडिया में, तो होल ऑफ इंडिया, ठीक। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या बोलता है कि ये जो एक्ट है ये पूरा इंडिया में एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 1962 से, 1 अप्रैल 1962 से इनकम टैक्स एक्ट पूरा भारत में लागू हो जाएगा, सेक्शन 1 बोलता है। अब ये मन में मत सोच लेना कि लाइन से सेक्शंस पढ़ने वाले, सेक्शन 1 के बाद 2 फिर 3 और ऐसा कुछ नहीं होगा, अपने चैप्टर वाइज पढ़िए, ठीक है। ये जो चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बेसिस कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक्स में आएगा। तो सवाल है व्हाट इज इंडिया, इंडिया किसे कहते हैं? सर ये कौन सा क्वेश्चन है, इंडिया किसे कहते हैं? दैट्स द क्वेश्चन, इंडिया किसे कहते हैं, व्हाट इज इंडिया, ठीक है। जो मैप है, जो अपना कंट्री में मैप है, जो अपना कंट्री का मैप, इस तरह का मैप जो है आपको दिखता होगा, और ये जो पूरा मैप है, पूरा ऑब्वियसली मैं पूरा मैप बनाने नहीं आता, मुझे नहीं आता, मेरे ड्राइंग्स पेंटिंग बहुत खराब है, बट समझ जाओ अपना जो इंडिया है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इंडिया का, जो मैप है, केवल उसके अंदर का जो टेरिटरी है वो इंडिया नहीं है, वो तो इंडिया है ही, समुद्र में भी अपना एरिया, समुद्र में भी। तो सर आप ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है, इंडिया का डेफिनेशन एक्ट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनो, इंडिया इंक्लूड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर, इंडिया इंक्लूड इंडियन टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को भी इंडिया में शामिल करते हैं। तो इंडिया मतलब क्या? इंडिया मतलब ये इंडिया जो है आपको पता है, लेकिन जो टेरिटोरियल वाटर है उसको भी इंडिया में शामिल करना पड़ेगा, यानी TWI, जिसको अपने शॉर्टकट में बोलते हैं TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, यानी समुद्र में भी अपना बहुत दूर दूर तक कब्जा है, तो समुद्र का भी कुछ हिस्सा इंडिया में आता है। तो आप कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहे हैं ना कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो 1 अप्रैल 1962 से पूरा इंडिया में लागू हो गया, एप्लीकेबल हो गया। तो पूरा इंडिया कहने का मतलब क्या है? यहाँ और यहाँ समुद्र में भी, यानी समुद्र में जहां तक इंडिया का एरिया है वहां भी इनकम टैक्स एप्लीकेबल है। इसका मतलब अगर आप समुद्र में भी इनकम कमाते हो तो भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आप ये ये बोल के डिनाई नहीं कर सकते हो कि मेरा तो इंडिया का जो मैप है उसके अंदर इनकम कमाई नहीं, मैंने तो समुद्र में इनकम कमाई। डजंट मीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। आप इनकम अगर इधर कमाते हो तो भी टैक्स देना पड़ेगा, समुद्र में कमाते हो तो भी टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन समुद्र में कहां तक? एक लिमिट होगा ना, समुद्र में एक मापदंड होगा ना, जहां तक इंडिया का बाउंड्री होता होगा
वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो समुद्र में जो है ये मान लो ये है, ये समुद्र आपको पता है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर का जो है ये बे ऑफ बंगाल है, इधर क्या हिंद महासागर है, आपको पता होगा ये सब चीज। ये सी है, ठीक है, इसको अपने बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, TWI। ये इसका जो एरिया है ये है 12 न्यूटिकल माइल्स तक, 12 न्यूटिकल माइल्स, 12 न्यूटिकल माइल्स तक इंडिया है। इसका मतलब 12 न्यूटिकल माइल्स कहां से काउंट होगा? बेस लाइन से। ये हुआ बेस लाइन, ये बेस लाइन है, दिस इज द बेस लाइन, ठीक है। तो बेस लाइन से 12 न्यूटिकल माइल्स तक इंडियन टेरिटोरियल वाटर है, यानी जो समुद्र का जो पानी है वो इंडिया का है, उस पर इंडिया का कब्जा है। आपको पता होगा एयर स्पेस होता है, एयर स्पेस, एयर स्पेस मतलब क्या, इस तरह से एयर स्पेस है, इन्वायरमेंट है, वो एयर स्पेस भी इंडिया का है। तो इंडिया का सिर्फ ये लैंड इंडिया का नहीं है, ये तो है, वाटर में भी अपना हिस्सा है और ऊपर आकाश में भी अपना हिस्सा है, एयर, जिसको इंडियन एयर स्पेस बोलते हैं। इसका मतलब क्या, एयर में अपना भी स्पेस है। अगर कोई बाहर का कंट्री का फ्लाइट, लड़ाकू विमान वगैरह, फाइटर प्लान अगर अपना एयर स्पेस में अगर दाखिल होता है तो एयरफोर्स को पता चल जाता है, क्योंकि उस पर पूरा नजर होता है इंडियन एयरफोर्स का, ठीक है। तो ओके, तो मैं क्या बता रहा था कि देखो इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरा इंडिया में अप्लीकेबल है 1 अप्रैल 1962। तो पूरा इंडिया का मतलब क्या, पूरा इंडिया का मतलब हो गया ये प्लस ये, यानी 12 न्यूटिकल माइल्स। तो इस साइड भी वही होगा, इस साइड भी वही है, 12 न्यूटिकल माइल्स तक, ओके, यानी समुद्र में 12 न्यूटिकल माइल्स तक इंडिया है, ठीक है। तो अब एक और बात मैं बताने जा रहा हूँ, अच्छा ठीक है, वो बात बताने के बाद में बात करेंगे। 12 न्यूटिकल माइल्स फ्रॉम द एंड ऑफ लैंड मासेस, 12 न्यूटिकल माइल्स कहां से काउंट करेंगे? तो सिर्फ 12, यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टार लगा के, 12 न्यूटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन बोल सकते हो या एंड ऑफ लैंड मासेस। ध्यान से सुनो, लैंड मासेस यानी जहां से जमीनी स्तर खत्म हो रहा है, जहां पे जमीनी स्तर खत्म हुआ, यहां पे जमीनी स्तर खत्म, तो यहां से बेस लाइन चालू, तो बेस लाइन से 12 न्यूटिकल माइल्स तक इंडियन टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है। तो टेरिटोरियल वाटर, तो जो वाटर है, जो समुद्र है, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, जहां पे इंडिया का कब्जा है, जहां पे इंडिया का हक है, जो इंडिया का है। तो उस साइड के भी समुद्र में, इस साइड के भी समुद्र में, ठीक है। तो इसलिए तो 12 न्यूटिकल माइल्स, इसका मतलब आप यहाँ पे अगर इनकम कमाते हो तो आपको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। आप अगर समुद्र में भी 12 न्यूटिकल माइल्स अगर कमाते हो तो यहाँ भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी इंडिया के ही अंदर आता। अब एक और आपको अच्छा बात बताने जा रहा हूँ, इसके आगे 200 न्यूटिकल माइल्स तक, कहां से, यहां से लेकर यहां तक 200 न्यूटिकल माइल्स तक इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, EEZ है। मतलब समुद्र में 12 न्यूटिकल माइल्स तक इंडियन टेरिटोरियल वाटर है, अब 200 न्यूटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। मतलब वहां पे इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट है बहुत सारा, मतलब यहाँ पे अलग अलग इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट लगा हुआ है, पेट्रोल्स का, ऑयल्स का, ठीक है ना, अलग अलग नेचुरल ऑयल, पेट्रोल, ये सब का अलग अलग रिफाइनरी मशीन, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट अलग अलग एस्टेब्लिश्ड है 200 न्यूटिकल माइल्स तक। तो 200 न्यूटिकल माइल्स तक बेसिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए कि तो 200 न्यूटिकल माइल्स तक इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट, इंडिया का बिजनेस होता है, ठीक है। लेकिन वाटर, वाटर में हिस्सा कहां तक है, लीगली देखा जाए, लीगली यानी संवैधानिक तौर पे 12 न्यूटिकल माइल तक इंडिया का डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। तो दिस इज इंडिया। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल होगा टू होल ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। इंडिया मींस इंडिया इंक्लूड, तो इसको ऐसे बोलोगे, ये लाइन लिखने के बाद आप ऐसे बोलोगे, इंडिया इंक्लूड इंडियन टेरिटोरियल वाटर
इंडियन टेरिटोरियल वाटर, TERRITORIAL, इंडियन टेरिटोरियल वाटर। तो इंडिया इंक्लूड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर, यानी इंडिया में इंडियन टेरिटोरियल वाटर भी आएगा। तो इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्या है सर? ये इंडियन टेरिटोरियल वाटर ये 12 न्यूटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन और एंड ऑफ बेस लाइन, यानी इंडियन टेरिटोरियल वाटर पे हम स्टार का सिंबल लगा दे रहे हैं और स्टार का मतलब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन 1 यू इस तरह हुआ। सेक्शन 1 हुआ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। नोट देके बताना है आपको, इंडिया इंक्लूड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर। इंडियन टेरिटोरियल वाटर मींस 12 nautical miles from the baseline or from the end of land masses. This is the completion of definition of India. तो ये रहा सेक्शन 1। तो आई होप आपने कुछ अच्छे अच्छे बातें यहाँ पे सीखी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आप इसे अच्छा से कॉपी कर लो। अब मैं आगे आपको आज का लास्ट टॉपिक बताऊंगा, इसके बाद का आज का क्लास में खत्म करूंगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या बताता है? इनकम टैक्स मतलब क्या? इनकम टैक्स 1961 क्या बताता है? इनकम जो हुआ उस पर टैक्स लगेगा, यानी आप जो भी इनकम कमाते उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बेसिकली इनकम कमाए उस पर टैक्स देना पड़ा। तो एक बात आप अच्छे से सुन लो, इस चैप्टर में आपको दो चीज पढ़ाना, एक इनकम कैसे निकाले और उस पर टैक्स कैसे निकाले। यानी किसी भी पर्सन का इनकम निकालना इज द फर्स्ट स्टेप फॉर यू, और उस इनकम पे टैक्स कंप्यूट करना इज द सेकंड स्टेप। आपको क्या लग रहा है दोनों में क्या बड़ा है, किसका स्कोप ज्यादा है? इनकम निकालने का काम ज्यादा मेहनत वाला है कि टैक्स निकालने का? इनकम टैक्स निकालना इज अ वेरी शॉर्ट थिंग। आप टैक्स निकालने का काम 10 मिनट में सीख सकते हो। अगर आपको इनकम निकालना आ गया तो टैक्स निकालने का काम एक क्लास, मैक्सिमम एक क्लास, उससे ज्यादा नहीं। I tell you maximum एक क्लास में आप टैक्स निकालना सीख जाओगे। तो the biggest deal is how to compute the total income of the person on which income tax rate is should be applied। तो किसी पर्सन का टोटल इनकम कैसे निकालना है, ये सबसे बड़ा बात है। और पूरा इनकम टैक्स का बुक, आप जो इनकम टैक्स का बुक पढ़ोगे उस पूरे बुक में आपको यही सिखाया जाएगा, इनकम 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 कैसे निकाले किसी पर्सन का, ठीक है। तो इनकम कैसे निकालना है ये सबसे बड़ा बात है। तो ध्यान से सुनो, आज मैं अभी आपको लास्ट टॉपिक जो बता रहा हूं वो इनकम के बारे में कुछ बता रहा हूं। तो सेक्शन 14, सेक्शन नंबर 14 क्या बोलता है ना, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स ऑफ इनकम, यानी देखो आप इनकम निकाल रहे हो। सपोज मैंने आपको बुलाया, आप एक टैक्स कंसल्टेंट हो, मैंने आपको बुलाया कि भाई मेरे को अपना इनकम टैक्स जमा करना है, आप मेरा इनकम टैक्स जमा करवा दो। मेरे को आता नहीं, मेरे को इंटरनेट चलाना नहीं आता, मेरे को टैक्स पे करना नहीं आता, रिटर्न फाइलिंग करना नहीं आता, आप कर दो। तो आपका सबसे पहला काम होगा मेरा टोटल इनकम निकालना, तब ना आप उस पर टैक्स निकालोगे। तो टोटल इनकम कैसे निकालोगे? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 14 में बोलता है कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम मतलब इनकम के 5 हेड होते हैं, 5 हेड, 1 2 3 4 5, यानी किसी भी पर्सन को 5 हेड से इनकम हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोर्स, सोर्स और हेड अंतर है, सोर्स और हेड में अंतर है। सोर्स और हेड में क्या अंतर है, ध्यान से सुनना। एक सिंपल सा एग्जांपल, एक बड़ा सा पेड़, उस पेड़ में अलग अलग ब्रांचेस, तो जो अलग अलग ब्रांचेस है वो हो गया सोर्स, और उस पूरे से बड़े पेड़ को बोलेंगे हेड। तो पूरे से बड़े ट्री को अपने क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। और उस ट्री के अंदर जो छोटे छोटे शाखाएं होती है जिसमें अलग अलग लीव्स पत्तियां होती है उसको अपने बोलेंगे सोर्स। तो मैं यहाँ पे हेड का बात कर रहा हूँ, मैं पूरा पेड़ का बात कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 14 में क्या बोलता है कि इनकम के कितने हेड होते हैं, 5 हेड होते हैं। 5 हेड में सबसे पहला हेड होता है सैलरी, यानी किसी भी पर्सन का इनकम 5 हेड से हो सकता है, 5 को छोड़ के छठा तो है ही नहीं। पहला होता है सैलरी, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा होता है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद होता है कैपिटल गेन। उसके बाद होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, कुछ शॉर्टकट है। एचपी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं पीजीबीपी, इसको बोलते हैं आईफोस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है किसी भी पर्सन का इनकम, किसी भी, अब देखो पर्सन क्या एसएससी क्या सब अगले क्लास में डिस्कस होगा, अभी बहुत सारा बेसिक्स बातें आपको सिखाऊंगा। तो किसी भी पर्सन का इनकम 5 हेड से होता है। देयर आर 5 हेड्स कि किसी भी पर्सन का इनकम 5 हेड से होता है। पहला हेड है सैलरी। सैलरी मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप कहीं पर सर्विस कर रहे हो, तो आपको जो इनकम होगा वो सैलरी से होगा। आपको जो इनकम होगा उसका हेड क्या होगा, सैलरी। आपका इनकम कहाँ जाएगा, सैलरी में। आप सैलरी कमा रहे हो। दूसरा, अगर मान लो आप जॉब वॉब नहीं कर रहे, आपका कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, आप क्या किए, आपने एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाया, उसमें टोटल 20 कमरा आपने भाड़ा पे दे दिया, तो वहां से घर से आपको भाड़ा मिल रहा है, घर से हाउस का रेंट मिल रहा है, हाउस का रेंट, तो आपका वही इनकम है। तो आपका हेड क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस, कंपनी आपका, शोरूम है, दुकान है, कुछ भी बिजनेस, या आप प्रोफेशनल हो, भी प्रोफेशनल, लाइक आप डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, एडवोकेट हो, एक्टर्स हो, क्रिकेटर हो, अब कोई भी प्रोफेशन में पेशा में शामिल हो, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए एक अलग से हेड है। बिजनेस और प्रोफेशन के लिए अलग अलग नहीं है, एक ही हेड है। बिजनेस प्रोफेशन वाले इनकम एक ही हेड में आते हैं। उसके बाद एक कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब क्या, कैपिटल गेन मतलब आपने कोई अपना एसेट्स बेच दिया, अपना कोई एसेट्स सेल कर दिया, जैसे आप ज्वेलरी सेल कर देते हो घर का, आप बिजनेस का एक बढ़िया सा मशीन आपने बेच दिया, बिजनेस का एक पुराना मशीन था बेच दिया, आपने एक मोटर कार बेच दिया, ठीक है, आपने अपने घर का एक बड़ा सा पेंटिंग बेच दिया, तो ये सबको बेच के फायदा हो गया। फॉर एग्जांपल, आपका एक पेंटिंग, आपके घर में एक अच्छा सा पेंटिंग था, आपने उसको 1 करोड़ में खरीदा था, आप उसको 1 करोड़ 20 लाख में बेच दिए, तो 20 लाख का फायदा हुआ। उस फायदे को बोलेंगे कैपिटल गेन। क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन। थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, जस्ट थोड़ा थोड़ा, जब आगे पढ़ेंगे पूरे ये 5 हेड, 5 बड़ा बड़ा चैप्टर है। आई टेल यू, ये जो 5 हेड आपको दिख रहा है ना, ये पूरा इनकम टैक्स का 5 बड़ा बड़ा चैप्टर है, जिसका एवरेज मार्क्स पांचों का मिला के बीकॉम में इस पांचों से 30 to 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बीकॉम में। एंड सीए इंटर लेवल पे इस पांचों हेड से, पांचों में से कोई 2 हेड का सम्स देता है। सीए एंड सीए में इंटरमीडिएट से पांचों में से कोई 2 हेड का सम्स आपसे पूछा जाएगा। वो सम्स आपका अप्रोक्स 25 to 30 मार्क्स कवर करेगा, क्योंकि आप लोग का 50 मार्क्स का डायरेक्ट, 50 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इस तरह इसलिए मैंने बोला। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सर इसमें क्या आएगा, कोई भी इनकम जो बाकी का 4 में नहीं जाएगा वो इधर आएगा। कोई भी इनकम जो बाकी का ऊपर 4 में नहीं जाएगा वो कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फॉर एग्जांपल, आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला, अदर सोर्सेस। आप लॉटरी में पैसा जीत गया, अदर सोर्सेस। आप केबीसी में जीते, अदर सोर्सेस। आपको रेसेस में पैसा जीते, अदर सोर्सेस। आप कोई कार्ड गेम्स जुआ खेले, पैसा जीत गए, अदर सोर्सेस। आप स्मगलर हो, आपका इनकम कहां जाएगा, अदर सोर्सेस में जाएगा। आपको एक्सटॉर्शन मनी मिला, फिरौती का पैसा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो सवाल है क्या, ये सब पे भी टैक्स लगता है। ऑब्वियसली ये मैं आपको अगले क्लास में डिस्कस करूंगा कि कोई भी इनकम हो आपका जो बाकी का 4 में नहीं जाएगा, वो 5वां हेड में जाएगा, जिसका नाम होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या कहना है कि आपका इनकम लीगल है कि इलीगल है, अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को टैक्स दो। इलीगल इनकम है तो भी अपने को टैक्स दो, मेरे तरफ से आप बच जाओगे। हाँ, भले बाद में आपको पुलिस को फोन करेंगे, पुलिस को आपको दे देंगे, वो अलग बात है, लेकिन इलीगल इनकम पे टैक्स वो लेगा आपसे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में लीगल इलीगल इनकम में कोई फर्क नहीं है। टैक्स में ज्यादा, ऑब्वियसली इलीगल इनकम पे ज्यादा टैक्स लगता है, लेकिन इलीगल इनकम पे भी टैक्स लगता है। तो मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जिसका इलीगल इनकम होगा वो तो कभी टैक्स भरता नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं भरता होगा। तो बाद में उसके घर पे सर्च सीजर रेड पड़ता है, जो इनकम पकड़ाता है, जो ब्लैक मनी पकड़ाता है, वो सारे को इलीगल इनकम मान के
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डालकर टैक्सेबल किया जाता है, वो आपको सीखेंगे आगे। अब इसमें क्या क्या सैलरी है सेक्शन है वो मैं बता दे रहा हूँ। सैलरी का सेक्शन है सेक्शन 15 to 17। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सेक्शन है सेक्शन नंबर 22 टू सेक्शन 27। पीजीबीपी का जो सेक्शन है सेक्शन 28 टू 44 डीबी 44 टीबी। कैपिटल गेन का सेक्शन है 45 टू 55A। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सेक्शन है 56 टू सेक्शन 59। तो ये मैंने आपको सारा सेक्शन लिख दिया। आपको लग रहा होगा कि सर सारा लाइन से है, 15 से 17, फिर 18 से 21 कहाँ गया, 22 से 27 है, 28 से 44 डीबी है, 45 से 55 है, 56 से 59 है। तो बीच में 18 से 21 क्या गया? एक्चुअली बीच में 18 से 21 पहले गिफ्ट हुआ करता था, गिफ्ट बोल के एक अलग से हेड हुआ करता था, बाद में उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाके मर्ज कर दिया गया। ओके, तो आज का क्लास अपने यहीं पे खत्म करते हैं। अगर क्लास करने के बाद कुछ किसी तरह का डाउट्स रह जाता है तो काइंडली इसको कमेंट सेक्शन में डालें, मैं वहां से डाउट्स को ले लूंगा, डाउट सॉल्व कर दूंगा। एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि मैंने इस जो कोरोना एपिडेमिक है इसको ध्यान में रखते हुए मैंने जून पे क्लासेस स्टार्ट किया, लाइव क्लासेस ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन जून पे क्लासेस में स्टार्ट कर चुका हूँ, पिछले 2-3 हफ्ता हो गए हैं, जिसमें मैं 12th का, बीकॉम फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, बीकॉम 5th सेमेस्टर का, 6th सेमेस्टर का सारे बैचेस मैंने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। अगर आप में से किसी को ऑनलाइन क्लासेस करना हो, अगर आपको किसी को जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लासेस करना हो जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे जाके मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको वो क्लासेस ज्वाइन करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे पढ़ाई कर सकें। ठीक है, थैंक यू। तो आज की क्लास मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।